कहानी शुरू होती है एक टापू के किनारे से, जहाँ कुछ लोग एक लड़की का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। वो उसकी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी। मरने वाली लड़की का नाम बेनी ही था। मरने वाले इंसान को वो लोग एक विशाल रेतीले समुद्र में फेंक दिया करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कोई उसे देखकर आंसू ना बहाए, क्योंकि उसकी आत्मा भी मरने वाले के साथ ही चली जाती है। लेकिन कहानी का मेन कैरेक्टर चकुरो काफी इमोशनल किस्म का 14 साल का लड़का है। वो किसी भी कंडीशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। चकुरो हमेशा अपने बिछड़े हुए दोस्तों का पर्सनल रिकॉर्ड रखता है। मडमहल टापू पर कुल 513 लोग रहते हैं, जहां दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, 90% यूरिक्स और बाकी बचे नॉन यूरिक्स। चकुरो भी एक यूरिक है, इसलिए वो एक थीमिया नाम की सुपर ह्यूमन एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। यूरिक होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो 30 साल की उम्र तक किसी न किसी कारण से मर जाते हैं। चकुरो जंगल में अपने कुछ दोस्तों के कहने पर कुछ बैम्बूस काटता है, लेकिन वो बैम्बूस उन्हीं के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ एक लैब में घुस गया, जहाँ रो और उसका असिस्टेंट किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने आंखों को धूल से बचाने के लिए एक चश्मा तैयार किया है, जिसे चकुरो को देते हुए एक मोटा लड़का बोला, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो, पर बदले में अगर तुम्हें समुद्र से कोई चीज मिलती है तो उसे हमें देना पड़ेगा। चकुरो अपनी प्यारी दोस्त सामी की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में उसे चीफ मैन की टीम आते हुए दिखती है। चीफ मैन में ज्यादातर एल्डर्स हैं, जो सभी नॉन यूरिक्स हैं। वो चकुरो के रिकॉर्ड्स की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो मडवेड आइलैंड का अकेला आर्किविस्ट है। मतलब चकुरो का काम सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। चकुरो बोला, मेरा मकसद तो ये जानना है आखिर हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया जो हम इस मड आइलैंड पर फंस के रह गए। ये पता लगने तक मेरी खोज अधूरी रहेगी। चकुरो अपने रिकॉर्ड्स लेकर अपने दोस्त सोरू के पास पहुंचता है। सोरू भी एक नॉन यूरिक ही है। उसने चकुरो से कहा, तुम हमें माफ करना जो हमने इतना भारी काम इतने इमोशनल लड़के को दे दिया। चकुरो एक आर्किस्ट होने का फर्ज अब पूरे दिल से निभाता है। वो बोला, सोयू आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप इस शिप के लोगों की खुशहाली के लिए काम करते रहिए। वही दिन था जिस दिन एक अजीब फ्लोटिंग आइलैंड चकुरो ने अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। चीफ्स की टीम ने सोयू को उस शिप की स्काउटिंग का काम दिया और अगली सुबह वो कुछ यूरिक्स को लेकर शिप की ओर चल देता है। वहां पहुंचते ही चकुरो देखता है ये आइलैंड पिछले वालों से काफी अलग है। चकुरो जब सामी से बिछड़ गया तो एक नेवला उसके साथ आकर खेलने लगा और उसे एक अनजान जगह पर ले आया। चकुरो ने वहां एक अनजान लड़की को दीवारों के बीच देखा, जिसकी तलवार पर खून था और आंखों में आंसू थे। वो लड़की पहले इंसान थी जिसे चकुरो ने मडवेल के अलावा देखा है। उसके हमला करने से पहले ही चकुरो ने थीमिया से किसी तरह खुद को बचा लिया। वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसे अपने साथियों के पास ले आता है। कैप्टन ने उसे देखकर गुस्से में कहा, तुम इतनी देर से कहाँ थे और ये किसे उठा लाए हो? चकुरो बोला, ये एक इंसान है, इंसान जिसके तुरंत बाद मिशन को खत्म करके वो वापस मडवेल लौट आते हैं। मडवेल के लिए बारिश का होना एक जीवन दान की तरह है, क्योंकि उनकी पानी की सारी जरूरतें उसी से पूरी होती हैं। जैसे ही वो उस लड़की को लेकर आपस में बहस कर रहे थे तो वो अचानक से जाग जाती है और खड़ी होकर आहिस्ता से कहती है, मेरा अपना कोई नहीं बचा, इसलिए सरेंडर करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चकुरो और सामी उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और वहां ले आते हैं जहां सभी बीमार यूरिक्स को रखा जाता है। चकुरो ने लाइकोस से कहा, तुम भी हम ही में से एक ही हो। तभी चीफ मैन ताइशा भी वहां आ गई और लाइकोस को देखकर एक्साइटमेंट के साथ बोली, क्या तुम हमारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहोगी? वो पूछताछ के लिए उसे चकुरो से दूर ले आती है। सामी सोयू की छोटी बहन है और वो लाइकोस को अभी से अपना दोस्त मानने लगी है। चकुरो ने सोयू से पूछा, वो ओनी गैंग इस वक्त कहाँ है? सोयू कहता है, मैं उन्हें रिलीज करने ही वाला था, लेकिन अचानक लाइकोस की खबर मिलने पर मुझे वापस आना पड़ा। मड आइलैंड पर जो भी चोरी चकारी होती है वो वोवल्स करते हैं। सभी वोवल्स को जमीन के नीचे तहखाने में कैद कर रखा है, जहां किसी भी तरह का थीमिया इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज सोयू को 2 वोवल्स को आजाद करना था। उनमें से अकड़ते हुए एक सोयू से कहता है, तुम नॉन यूरिक्स खुद को समझते क्या हो? तुम इस आइलैंड का खजाना नहीं बल्कि कबाड़ हो, जो टाइम के साथ सड़ता रहता है। जैसे ही उन्हें ड्रिफ्ट आइलैंड के बारे में पता लगा, वैसे ही वोवल्स का लीडर ओनी बोला, अगर ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है तो हम सब स्पीति आइलैंड को छोड़कर वहीं रहेंगे। ओनी वोवल्स की टीम में सबसे स्ट्रांग है, इसलिए सोयू उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। वहीं दूसरी ओर चकुरो ने सभी एल्डर्स को लाइकोस से बात करते हुए देख लिया। लाइकोस ने बताया, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं, सबको मैंने खुद दफनाया है। उसकी बातों से लग रहा था कोई वो इमोशंस फील नहीं कर सकती। तभी अचानक ओनी अंदर घुस आता है और चकुरो से कहता है, तो तुमने वो आइलैंड देखा है ना, तो चुपचाप मुझे वहां ले चलो। वैसे भी चकुरो को उस आइलैंड के बारे में जानना था, इसलिए वो बिना कुछ कहे राजी हो जाता है। लेकिन चीफ मैन की फोर्स को किसी बड़े खतरे का आभास अभी से होने लगा था।
आइलैंड पर पहुंचने पर जब ओनी ने लाइकोस को धमकाकर यहाँ के सीक्रेट्स जानने चाहे तो वो उन्हें एक कब्रिस्तान में ले आती है, जहाँ हर एक लाश के लिए उसने एक तलवार गाड़ी हुई थी। पर आखिर इतने लोगों को एक साथ क्यों मरना पड़ा? लाइकोस के इशारे पर वो एक टूटे महल के अंदर एंट्री लेते हैं, जहाँ एक बहुत घिनौनी और डरावनी चीज उनके सामने आती है। लाइकोस बोली, इस चीज को हम नोस बोलते हैं। नोस हमारे इमोशंस को खाकर जिंदा रहता है, इसलिए हमारा मन खोखला होता है। इस दुनिया में लोग इमोशंस को बुरा मानते हैं क्योंकि सारी बुराइयां यहीं से जन्म लेती है। ओनियो मुड़ वाले से इतना बोर हो चुका है कि उसे अपने इमोशन को खोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्कूरो जब ओनी को रोकने आगे आया तो नोस को छूते ही चक्कूरो के दिमाग में तेजी से थॉट्स आने लगे। वो इस फीलिंग को डॉक्यूमेंट्स करने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने मडवेल पर नॉन यूरिक के सामने होते हैं। अब ओनी के साथ चक्कूरो को भी काल कोठरी में डाल दिया गया क्योंकि वो अपनी मर्जी से ओनी के साथ गया था। सुबह होते ही चक्कूरो ओनी से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो अजीब चीज हमारी फीलिंग को खा जाती है? जब ओनी भी उनके पास था तो वो थीमिया को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। इस बीच चक्कूरो को याद आया, लाइकोस ने मुझे खींचकर उससे बाहर निकाला था, पर एक मिनट, उसने मेरी मदद आखिर क्यों करी? तभी चक्कूरो का दोस्त मासू आकर कहता है, तुम किस्मत वाले हो, किसी ने गवाही में ओनी को तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते देखा है। असल में मडवेल पर स्टारलोकस्ट नाम की एक प्रजाति भी रहती है जो वेस्ट खाकर सरवाइव करती है। लाइकोस को अकेला देखकर एक नेरी नाम की लड़की उसका हालचाल लेने आई और बोली, मैं नॉन यूरिक की तरफ से तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। इस बीच चक्कूरो हाफता हुआ रूम में आकर नेरी से कहता है, क्या मैं लाइकोस को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैं उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। उसे यूँ सामने देख के चक्कूरो के दोस्त घबरा गए। उसने लाइकोस को एक कोट पहनाया और कहा, अब बताओ ये कौन है? सामी बोली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? थोड़ा सा दूर चलने पर ही वो थक गई और चक्कूरो की पीठ पर बैठने की जिद करने लगी। लोकस को देखने के लिए और भी कई लोग आए हैं, जैसे कुचिबा और ताइसा। कुचिबा को पता नहीं था कि उसने ताइसा का हाथ जोर से पकड़ा हुआ है। वो हकलाते हुए बोला, मुझे माफ करना। रात होने पर लाइकोस चक्कूरो को बताती है, जब मैं 7 साल की थी तब मेरी फैमिली मुझे बैरिक्स की ओर ले जा रही थी। वो आखिरी टाइम था जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा। पर जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे इमोशंस खत्म हो चुके होते हैं। जब चक्कूरो ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो बोला, अब मुझे यकीन हो गया है, हम दोनों में कोई फर्क नहीं। वो चाहता है कि लाइकोस भी अब मडवेल आइलैंड पर उसके साथ रहे। इस बीच लोकस भी बाहर आ जाता है और ये नजारा बहुत शानदार होता है, जिसके बाद हम सुबह के वक्त चक्कूरो को नींद से जागता हुआ देखते हैं। उसका भाई तोबी आकर उसे नाश्ते के लिए बुलाने आता है। तोबी और उसके छोटे भाई बहन तब से चक्कूरो के साथ रहते हैं, जब से उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले गए। चक्कूरो और सामी थोड़ी देर बाद सोयू के पास पहुंचते हैं। सामी को उसका धूल से सना हुआ दिखना अच्छा नहीं लगा। काम के वक्त वो चक्कूरो से पूछती है, वैसे तुम कल लाइकोस के साथ कहाँ गए थे? चक्कूरो के कुछ बताने से पहले सोयू उससे बोला, मैं जरा चीव्स की मदद के लिए जा रहा हूँ। सोयू को रास्ते में नेरी दिखी, जिसने बताया लाइकोस एल्डर से कुछ बात करना चाहती थी, पर कौंसिल ने उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। सोयू खुद लाइकोस से बात करने के लिए आता है, जिसे देखते ही लाइकोस उससे बात करने को बेताब हो जाती है। वहीं ताइसा कुचिबा से कहती है, जिस तरह चक्कूरो ड्रिफ्ट आइलैंड के बारे में जानना चाहता है, मेरा भी ठीक वैसा ही सोचना है, मगर कौंसिल लाइकोस को खुद से दूर रखने की लगातार कोशिश कर रही है। ताइसा एक चीफ मैन होने के नाते वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बंधी हुई है। उसका सपना चीफ मैन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। कुचिमा ने शर्माते हुए फूल देते वक्त कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। पर तभी उसकी नजर एक ड्रिफ्ट आइलैंड की ओर जाती है। वहीं चक्कूरो और सामी के सामने एक सबमरीन आ जाती है, जिनमें से कुछ मास्क पहने लोग उन पर फायरिंग कर देते हैं। सामी ने चक्कूरो को बचाने के लिए वो हमला खुद पर ले लिया और इस तबाही को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर लाइकोस बोली, वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन मास्क वाले मासूम बच्चों को अपने थीमिया से मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चक्कूरो जागता है तो सामी को खून से लथपथ देखता है और तबाही का मंजर उसकी आंखों के सामने होता है। उसने उम्मीद में सामी को उठाया और उसे याद करते हुए दौड़ने लगा, पर उसका बेजान चेहरा देखकर चक्कूरो के आंसू फूट पड़े। वहीं ओनी भी आजाद हो चुका है। वो अपने दुश्मन की तलाश में है। मास्क वाले जितने भी आदमियों को मारते हैं वो उनका नाम डायरी में लिख लेते हैं। सोयू ने देखा कुछ मासूम छोटे छोटे बच्चे उसके पास आते हैं। चीफ आकर रोते हुए कहती है, हमने ताइशा को खो दिया और कौंसिल से भी कोई खबर नहीं है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? सोयू बोला, अगर कौंसिल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो मुझे ही कुछ करना होगा।
ओनी का एक साथी तो पहले ही मौत की खाट उतर चुका है और दूसरे साथी को उन दरिंदों ने थीमिया के इस्तेमाल से मार डाला। जब वो बाकियों को निपटाने आगे बढ़ते हैं तभी सही टाइम पर ओनी आ जाता है और अपने साथियों की लाश नीचे पड़ा देखता है। एक छोटी बच्ची उसे देखकर इस तरह रो रही थी। ओनी का गुस्सा अपनी चरम पर था। सोयू ने अगले ही पल डिफेंस कॉमिट को इकट्ठा कर लिया। उनकी जोश को देखकर वो बोलता है, दुश्मनों को खत्म करना हमारा गोल नहीं होना चाहिए, पहले हमें ये जानना है कि वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसके चेहरे पर खून आकर गिरता है। वो सब देखते हैं ओनी को उन बदमाशों की छुट्टी करते हुए। उसने थीमिया और अपनी स्किल से उन सबको ढेर कर डाला। दूसरी तरफ चकुरो सामी को गोद में लेकर रो रहा होता है कि उसके छोटे बहन भाई वहां आ जाते हैं। चकुरो समझ गया कि गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। उसने लड़ने का फैसला किया और अपने थीमिया को एक्टिवेट किया। चकुरो ने देखा उनमें से एक लड़की लाइकोस के कुंभ के मेले की बिछड़ी बहन लग रही है। चकुरो मासूम जरूर है, टाइम आने पर पावर्स का सही इस्तेमाल उससे अच्छा कोई नहीं जानता। एक मास्क वाला लाइकोस के सामने होता है और कहता है, तुम्हारा हमारे साथ चलने का वक्त आ चुका है। तुम सुप्रीम कमांडर की छोटी बहन जो हो। पर लाइकोस को बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसके भाई बहन को उसकी थोड़ी भी चिंता होगी। अगर वो वापस भी लौट जाए तो उसके परिवार के लिए वो एक इमोशनल डॉल से ज्यादा और कुछ नहीं है। इतना कहते ही वो भाग जाती है और पहुंचती है सीधा चकुरो के पास, जहां उसके जैसा दिखने वाला एक लड़का था। अचानक उसकी साथी उस लड़के को फुटबॉल की तरह उछालकर लाइकोस को गले लगा लेती है। उसका नाम लिंटोरी है। लाइकोस बोली, तुम लोगों के पास ना तो दिल है और ना ही कॉमन सेंस। लिंटोरी बिल्कुल एक राक्षस की तरह हंसते हुए सामी के नजदीक आती है और उससे कहने की कोशिश करती है। जब चकुरो ने बीच में आने की कोशिश करी तो लिंटोरी उसे दबोच लेती है। पर उसने रोता हुआ लड़का पहली बार देखा और आंसू देखकर मानो उसकी जान में जान आ गई हो। लाइकोस को रोकने पर उसने लाइकोस को भी मारने की धमकी दे दी। लेकिन अचानक मडवेल के पास एक विशाल आइलैंड आता हुआ सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां से सारी सेना को मडवेल खाली करने का ऑर्डर आते ही सब वापस लौटने लगते हैं। लिंटोरी ने लाइकोस को पकड़ा और कहा, तुम्हें भी वापस चलना पड़ेगा, नहीं तो इन कीड़ों के साथ तुम्हारा भी सफाया हो जाएगा। इसी बीच एक जेस्टर नाम का जोकर बोला, तो यही है स्काइलॉस नंबर 4, जिसके भाई ने फ्लाइनर ट्राई करने के लिए इंटोरी लाइकोस को अनंत कहकर उसका मजाक उड़ाती है और चली जाती है। लाइकोस के भाई का नाम ओरका है। अगर उसका मिशन पूरा हुआ तो उसे गवर्नर बना दिया जाएगा। पर ओरका ने इंटोरी से कहा, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मेरा मकसद कुछ और है। चकुरो की हालत इस वक्त काफी नाजुक है। तभी ओनी आता है और अपने दोस्तों के इलाज के लिए दवा मांगता है। उसने कहा, और ये भी सुन लो, मडवेल पर अगला हमला जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि मैंने उनके 2 आदमियों को जानबूझकर पकड़ लिया है। ये सुनते ही चकुरो का भाई ओनी पर भड़क उठा। कीचा कहती है, ओनी ये सब हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है। दवा मिलते ही ओनी वहां से चला जाता है। उसे अपने दोस्तों के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं। अगले दिन मडवेल के लिए ब्लैक डे होता है, क्योंकि वहां पड़ी लाशें आज तक सबसे ज्यादा मौत की खिड़खिड़ाती है, जिसमें से एक सामी की भी होती है। चकुरो शर्मिंदा है कि वो सोयू की छोटी बहन को नहीं बचा पाया। थीमिया और लाशों के हवा में उड़ने से पूरी तरह अंधेरा छा जाता है, जिसके बाद हर और लोग रोते हुए दिखते हैं। आज के दिन चीफ की टीम ने सोयू को बुलाया ताकि उसे नया लीडर बना सकें। उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद पर से पहले खून के दाग हटा लेने चाहिए, जिन्हें देखकर सोयू को फिर से सामी की याद आ जाती है। अचानक चीफ मैन कहते हैं, तुम यहाँ के पहले और आखिरी चीफ लीडर बनोगे, क्योंकि हम जल्द ही मडवेल को रेत में डुबोने वाले हैं। के साथ ही सब डूबकर कम से कम प्राउड की मौत तो मरेंगे। वैसे भी अगले हफ्ते में हम सबकी मौत तो पक्की है। असल में जिन लोगों ने मडवेल पर कल अटैक किया था वो लोग उनके ही पूर्वज हैं। मडवेल को उन्होंने ही बसाया था, पर एक श्राप के साथ, इसलिए शायद अब वो इस श्राप को खत्म करने के लिए वो यहाँ के हर एक आदमी को मारने का ऑर्डर दे देंगे। अच्छा होगा कि सुकून की मौत सबको नसीब हो। वहीं पर हेड एडलर सोयू के पिता भी होते हैं, जो मरने की बात से घबरा जाते हैं। उन्हें देखकर सोयू ने ऐलान कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को मरने नहीं दूंगा। हेयर एल्डर ने फलीना की मदद लेने को कहा। ये वही नाम है जिसे लाइकोस बार बार पुकारा करती थी, लेकिन एक आंख वाला आदमी उसे बेहोश कर देता है और चला जाता है। बाहर चकुरो पत्थर पर कुछ लिख रहा था। तभी रेड ड्रेस में एक लड़की आई और बोली, तुम अकेले में यहाँ क्या लिख रहे हो, जरा मुझे दिखाओ। वो लड़की बोली, मैंने सुना है दुश्मनों से लड़ते वक्त सिर्फ ओनी ही उनका मुकाबला कर पाया था। वैसे भी एक ढीठ है। चकुरो की लापरवाही के कारण सामी की जान गई। वो इस मुद्दे पर किसी से बात तक नहीं करना चाहता था। वो लड़की बोली, तो सामी गई तो गई, कम से कम तुमने तोबी के भाई बहनों की जान तो बचा ही ली। असल में उस लड़की का नाम जिंसू है और वो चकुरो को थीमिया सिखाना चाहती है। जिंसू ने चकुरो को
को नाम बिगाड़कर चक्की रख दिया। ये भी कोई नाम हुआ भला। जिंसू लहराती हुई वहां से निकल गई। चकोरो थोड़ी देर बाद ऊपर समुद्र के किनारे देखने को आता है। तब नेरी उसके पास आने की जिद करती है और आकर कहती है, तुम देख सकते हो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और यहाँ रहने वाले लोग कितने नेक दिल हैं। मगर नेरी की आंखों ने चकोरो को मरने वाले लोगों की एक झलक दिखाई, जिसमें सामी भी उसे आखिरी अलविदा कहती है। चकोरो सामी को जाने से रोकता है और रोते हुए कहता है, अगर तुम चली गई तो मेरे पास वैसे भी जीने का कोई कारण नहीं होगा। हो सके तो मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन पलक झपकते ही ताइसो उसके सामने आ जाती है, जो कहती है, मडवेल और उसके लोग मरने वाले हैं, सब खत्म होने वाला है। चकोरो के बनाए हुए रिकॉर्ड्स उसे घेर लेते हैं और एक अजीब स्पेस में आ जाता है। वहाँ उसने एक तलवार देखी जिस पर ओनी का खून था। सोयू को तड़पता हुआ देख चकोरो वापस आ जाता है। नेरी ने उससे बोला, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास लोगों को मन के छूने की शक्ति है। सबकी जान अब तुम्हारे हाथों में है। अगर मडवेल डूबा तो सब खत्म हो जाएगा। जब चकोरो लाइकोस के पास पहुंचा तो लाइकोस बोली, हमारे आइलैंड के लोग इस आइलैंड को नर्क मानते हैं। उसे इस तरह रोकता हुआ देखकर चकोरो उसका जोश बढ़ाता है और बदले में मदद मांगता है। सबसे पहले लाइकोस उस जगह के बारे में जानना चाहती थी जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं। चकोरो ने बोवेल्स की जेल में ऐसी एक जगह देखी थी। थोड़ी देर में चकोरो हांफते हुए मासू के पास आता है और उन सबको आइलैंड को डूबने की खबर देता है। उसे कुछ और लोगों का साथ चाहिए था, इसलिए चकोरो ने ओनी की मदद लेनी चाहिए। जब ओनी ने उनकी बात सुनी तो कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इससे अच्छा अंत हम डिजर्व करते हैं? ओनी ने एक दुश्मन को पकड़ कर रखा था, जिसे रखने का ओनी के पास अब कोई कारण नहीं है। वो अब हार मान चुका है। चकोरो ने ओनी को समझाया, इस वक्त तुम अपने दोस्तों के गम में हो। ये दर्द तुम्हारी सोच को दबा रहा है। ओनी ने चकोरो को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। फिर वो सब जेल की ओर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। गार्ड्स का हाल बिगाड़ डाला। इस बीच चकोरो की मुंह बोली बहन जिंसू भी वहां आ जाती है। वो भी सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा है। उसने कहा, मैं चक्की को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अंदर उन सबका कैप्टन भी होता है। आसमान से गिरे खजूर में अटके उसकी सेल्फ डिफेंस थीमिया का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसका निशाना तो ओनी था, जिससे दो हाथ करने कैप्टन वहीं रुक गया। जब बात जेल के गेट को तोड़ने की हुई तो साइंटिस्ट रोउ अपनी आरी को निकाल लाता है। जब तक वो सोउ को ढूंढते हैं तब तक चकोरो सीक्रेट रूम की ओर चल देता है, जहां एक रूम से तेज रोशनी आ रही है। वहां उन्होंने बहुत अजीब दिखने वाला एक क्रीचर देखा। असल में वो चीज भी एक नोस थी जिसका नाम फ्लाइना है। नोस ही आइलैंड को चलाने वाला इंजन होता है। अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो मडवेल डूब सकता है। तभी वहाँ सभी एल्डर चीफ्स आ जाते हैं और अपने साथ कुछ लोगों को लाकर फ्लाइना को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उनके हमले होते ही मडवेल बुरी तरह थरथराने लगता है। दूसरी ओर कैप्टन शोहान को भी इस बारे में पता था। उसने ओनी से कहा, वैसे तो हम डूबकर मरने ही वाले हैं, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से मारकर मुझे ज्यादा खुशी होगी। पर ओनी को ये बात पसंद नहीं आती। वो बोला, मेरी जिंदगी कोई मजाक नहीं है। हम सब इस आइलैंड पर पैदा हुए और यहीं पले बढ़े, लेकिन जो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उन्हें इस तरह मरते हुए देखना आसान नहीं होगा। जब फ्लाइना में थोड़ी जान बाकी थी तब लाइकोस उसकी ओर भागती है और उछल पड़ती है, पर तीर लगने से चकोरो ने उसे बचाना चाहा, जो सीधे लाइकोस के पैर में जा लगती है। ये देखकर चीफ लाइकोस से बोला, तुम लोग तो हमें मारना चाहते थे ना, और तुम ये भी जानते हो कि फ्लाइना के खत्म होते ही हम सब डूब जाएंगे, तो फिर ये ढोंग किस बात का? लाइकोस ने कहा, आपके पास ऐसी कीमती चीज है जो हम खो चुके हैं, और वो है उम्मीद। हकुजी, जो कि सबसे एल्डर चीफ है, वो बताता है, हम अपने पापों को झेल कर थक चुके हैं, जिनका अंत करने के लिए हमारी मौत ही एकमात्र तरीका है। लाइकोस का पारा चढ़ चुका होता है। वो सभी चीफ से चिल्लाकर बोला, इसका मतलब ताइसो और मुइचो भी पापी थे। लाइकोस अपने लोगों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करना चाहती थी। अगर उसके अंदर उम्मीद बाकी है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अकेला इस आइलैंड की रक्षा करूंगा। उसके शब्दों ने शिराई और नसूजी के दिल को पिघला दिया। हकुजी को परेशान देखकर नेरी बताती है कि उसी ने ही यहाँ दुश्मनों को बुलाया था। नेरी फेलिना के पास जाकर उसे अपनी शक्ति दे देती है, जिसके बाद वहाँ सब कुछ शांत हो गया। जहाँ शोहान को पता लगा कि मरने का प्लान तो कैंसिल है, तो उसने ओनी से कहा, मैं तुमसे फिर कभी लड़ूंगा, मौका मिला है तो थोड़ा और जी लेते हैं। हकुजी सबसे पहले जाकर सोयू को आजाद करता है और दर्द भरे शब्दों से कहता है, मैंने पूरी जिंदगी वही किया जो मुझे ठीक लगा, पर मैं अपने लोगों का दिल नहीं जीत पाया। लाइकोस को आराम करने के लिए छोड़कर चकोरो नेरी को ढूंढने लगता है। उसके मन में कई सवाल जवाब चल रहे थे। साथ ही चकोरो अपने मडवेल को वापस पाकर खुश है, और वहीं मास्टर सोयू अगला चीफ बना दिया गया। सोयू को लगा कि अभी वो इसके लायक नहीं है। चीफ्स में एक लड़का बोला, सही कहा, जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उसे लीडर आखिर कैसे बना सकते हैं? लाइकोस सभी चीफ से कुछ बात करना चाहती थी, पर सोयू के साथियों
को उस पर पूरा भरोसा नहीं। जिसके बाद लाइकोस के पास बैठे हुए दिखते हैं। चकुरो ने आइडिया दिया कि अगर कोई भी आइलैंड हमसे लड़े तो उसका नॉस डिस्ट्रॉय करके हम उसे हरा सकते हैं। लाइकोस बताती है अगर ऐसा किया तो उसका वासी मदर आइलैंड पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकते हैं। चीफ्स की टीम का एक चिड़चिड़ा लड़का कुजीरो मासू के बीच में बोलने से मना करता है। लाइकोस के हिसाब से स्काइलॉस कुल 8 नॉस को कंट्रोल करती है। जिसके पास नॉस की शक्ति है वो लोग दूसरों के दिलों को पढ़ सकते हैं। उनमें से एक लाइकोस का भाई भी है। कौन जानता था कि सैनिकों से लैस 8 आइलैंड उनके चारों ओर घूम रहे हैं। लाइकोस ने कहा सिर्फ एम्पायर ही मडवेल को खत्म करना चाहता है, बाकियों को तो फेलिना के बारे में मालूम तक नहीं। फेलिना का नॉस अलग है क्योंकि वो लोगों के इमोशंस को नहीं खाता। मडवेल के लोगों को फंसाने का काम भी एम्पायर का ही था। लाइकोस को बचपन से यही पता था कि फेलिना पर इमोशन फील करने वाले लोग रहते हैं। एम्पायर जानता है कि फेलिना पर दूसरे आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं जिससे वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए एम्पायर को लगता है कि फेलिना के उनके श्रापों को खत्म करना ही एकमात्र सहारा है। चकुरो ने पूछा क्या तुम्हें लगता है कोई तो होगा जो मडवेल को ढूंढकर हमारे अस्तित्व को जान सकेगा? लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए इतना टाइम नहीं है क्योंकि अगला हमला कभी भी हो सकता है। इस बार लाइकोस भी लड़ने के लिए रेडी है। सोयू काफी देर तक लाइकोस की बातों को अब्सॉर्व करने की कोशिश करता रहा मगर उन्हें अब तक मडवेल का असली राज नहीं पता। उसने अपने लोगों के सामने सारी बातों को रखा और कहा हमें कुछ और अपने जैसे लोगों की जरूरत है, हमें एक साथ रहने की जरूरत है। सोयू ने ओरिक को ध्यान में रखते हुए कहा मैंने आपको हमेशा इस अधूरी जिंदगी से आजाद कराने का सपना देखा है। इस बीच ओनिक कहने लगा मुझे लगता था तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मगर मुझे तुम्हारे एक ऑर्डर का इंतजार रहेगा। सोयू ने यूरिक्स और नॉन यूरिक्स को एक करके वो कर दिखाया जो हकुजी सालों में नहीं कर पाया। अब स्काइलॉस के हमले में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। मडवेल में बच्चों को शुरू से यही सिखाया जाता है कि थेमिया का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन आज उनके सिर पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी है। छोटे बच्चे तक को थेमिया की ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि वो भी युद्ध में अपना योगदान दे सके। ट्रेनिंग के दौरान कुछ लड़कियां लाइकोस के पास आती हैं और चकुरो को और उसके दोस्तों से पूछे बिना ही उसे अपने साथ ले जाती हैं। मासो ने उन्हें रोता हुआ देखकर पूछा क्या हुआ, तुम लोग ठीक हो? वो सब लड़कियां लाइकोस को जंगल की ओर ले गई और उसे पहनने के लिए नई ड्रेस देने लगी। एक यूरुमी नाम की लड़की ने लाइकोस के हाथ पकड़ा और अनुरोध करते हुए पूछा तुम्हें हमें दुश्मन के बारे में जानकारी देनी होगी। वैसे भी हमले में सिर्फ 4 ही दिन बाकी है। उस दिन सभी लोगों ने पुरानी काउंसिल मेंबर लाशा को देखा जो पिछले 2 सालों से अपनी तबीयत के चलते गायब थी। वो मीटिंग के दौरान लाशा अंदर आ जाती है जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उसने कहा मडवेल की सुरक्षा मेरी तबीयत से ज्यादा जरूरी है। उसने सोयू से पूछा तुम्हारी बहन भी हमले के दौरान मारी गई थी ना, तो तुम बच्चों को ट्रेन करके उनकी जान को क्यों दांव पर लगा रहे हो? और ये कुचिबा का बच्चा ताइशा तो इसके सामने ही मरी थी, तो इसने क्या कर लिया? तुम्हें मासूम यूरिक्स की जान को दांव पर लगाने का हक किसने दिया? तभी सोयू लाशा से बोला आप जानती ही हैं अगर हम कुछ ना भी करें तो हमें मरना ही है। इसका मतलब हम हाथ पर हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते। चीफ मैन की टीम ने मिशन के लिए ओनी को भी चुना है। जब वो छोटा हुआ करता था तब उसे अपने पेरेंट्स के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। वहीं वो सबसे पहले अपने दोस्त नीबी से मिला। वो सब नहीं जानते थे कि ओनी थेमिया यूज कर सकता है। इस लड़ाई के चलते ताइशा ने बेसहारा बच्चों को बॉवल्स घोषित करके काल कोठरी में डलवा दिया। लेकिन ओनी को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो पहले से ही ये आइलैंड बहुत छोटी जगह थी, तो काल कोठरी से उसे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। नीबी ने ओनी को परेशान देखकर कहा तुम्हें मेरे साथ रहकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों साथी हैं, इसलिए एक दिन साथ में बाहर निकलेंगे। वहीं से ओनी के और भी नए दोस्त बने। नीबी आज भी यहाँ से भाग निकलने को बेताब है, जिसके लिए वो हर रास्ते के कांटे को तोड़कर फेंक सकती है। तभी उसे अपनी बचपन की याद आ जाती है। वो खोए हुए दोस्तों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। नीबी ने रोते हुए भारी आवाज में कहा मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे एक दिन अकेला छोड़कर चले जाओगे। पर ओनी वही करता है जो उसका दिल कहता है। शाम के वक्त जब लाइकोस चकुरो से मिली तो उसने नए कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि उसने एक नई ड्रेस चकुरो के लिए भी बनाया है। वहीं चीफ भी जंग की पूरी तैयारी में लगे हैं। कुचिबा जो भी तरीका सुलझाता है सोयू को वो नाकाम लगता है। उसने कहा कल हर साल की तरह सैंड फेस्टिवल
है। कल हर बच्चा एक्साइटेड होगा, इसलिए सबका साथ रहना बहुत जरूरी है। प्रजा के सामने आकर सोयू ने कहा, हो सकता है कि कल हम सबका सबसे दुख भरा दिन हो या फिर आखिरी हो, चाहे जो भी हो, हमें हर सिचुएशन में यही महसूस करना है कि हम एक दूसरे के दिल के जरिए जुड़े हुए हैं। लेकिन तभी सोयू के ऊपर किसी ने सैंड की बारिश कर दी। असल में सैंड फेंकने की मशीन नेजू और रोउ ने तैयार करी है, मगर इस बार उन्होंने सोयू को सच में गुस्सा दिला दिया। चकुरो ने कहा, बाहर निकलना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा, जिसके चलते सब एक दूसरे पर सैंड उड़ाने लगते हैं। ये माना जाता है कि हवा में रेत उड़ाने से बिछड़े लोगों की मौजूदगी का एहसास होता है। जब लाइकोस ने चकुरो को सामी की याद में देखा तो वो देखती है कि चकुरो अभी भी सामी की मौत को अपनी गलती समझ रहा है। जिसके बाद हमें सेना और सोहान को देखते हैं। सोहान ने उससे कहा, काउंसिल के ऑर्डर के अनुसार उसे भी बैटल में हिस्सा लेना होगा, लेकिन उसकी वाइफ साइना शायद ही उसके दुख को बर्दाश्त कर पाएगी। सोहान ने कहा, तुम्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए, और उसे रोता छोड़कर चला जाता है। एक बार फिर चकुरो को नेरी जैसी लड़की दिख। चकुरो के पूछने पर उसने बताया, नेरी ने अपनी मॉम की चोट ठीक करने के लिए उनके शरीर में समा गई थी। मैं बस उसी की जुड़वा बहन हूँ और मेरा नाम एमा है। एमा ने चकुरो से इस आइलैंड को बचाने का प्रॉमिस मांगा। वो हर किसी को जिंदा देखना चाहती है। उसने कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो ही मैं तुम्हें फेलिना का सीक्रेट और उसकी हिस्ट्री बताऊंगी। इतना कहते ही एमा एक परी की हवा में तैरने लगती है। काउंसिल के लोगों ने आम लोगों को बचाने का पूरा प्लान बना लिया है, जिसके लिए उनके पास पूरी अटैक फोर्स है, जो स्काईलॉस के नॉस को बर्बाद करके उनकी शिप को डुबाना है। सोयू ने सबको लकी चार्म के तौर पर एक ब्रेसलेट भी दिया। एक तकुशा नाम की थ्रेड स्क्वाड का लीडर ओनी को शाबाशी देता है। लाइकोस को भी लकी चार्म दिया गया, क्योंकि वो भी अब मडवेल का मेंबर है। सोयू उसकी सलामती की दुआ करेगा। उस दिन बहुत तेज रेतीला तूफान आता है। वैसे तो नीबी को नहीं चुना गया, पर वो भी साथ चलने की जिद करने लगता है। तूफान के पीछे उन्हें कुछ नजर आ रहा था। अचानक उन्होंने एक विशाल चीज को आगे बढ़ते देखा। लाइकोस समझ जाती है कि दुश्मन अब हमारे सामने है, क्योंकि एक विशाल शिप फलाइना की ओर बढ़ रहा होता है। उस शिप का कमांडर आराफाने है। उसकी असिस्टेंट बताती है, हम बस आइलैंड पर पहुंचने ही वाले हैं, जहां पर ओशन के नीचे हिस्टोरिकल सबूत पाए गए हैं, जिस बात की खबर वो ओरका को देने वाले थे। काइलोस कहता है, उन्होंने अपने नॉस को एक्टिवेट कर दिया है। फिर हमारी नजर पड़ती है लिंटोरी की ओर, जो लालच और भूख भरी नजरों से देखते हुए मडवेल पर छलांग लगा देती है। उसने अपने सैनिकों से कहा, गुस्से में आगे बढ़ो और मुझे मरे हुए चेहरों के दर्शन करवाओ। इस बीच मडवेल के यूरिक्स भी तैयार हो रहे होते हैं। चकुरो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है। एमा की कोशिश और बाकी सबको अपनी प्रेयर्स पर पूरा भरोसा है कि आने वाला कल हम सबके लिए खुशहाल होगा। कुचिबा के ऑर्डर्स पर हमला शुरू होता है और मडवेल के छोटे बच्चे भी अपनी पूरी कोशिश करके दुश्मनों पर वार कर रहे होते हैं। उन्होंने मिलकर काफियों को ढेर कर दिया और साथ ही उनके हथियारों को काबू पाने की कोशिश करी। लिंटोरी ने वहाँ एक यूरिक लड़की की जान ले ली और बोली, मैं ऐसे ही अभी और खेलना चाहती हूँ। और बच्चे हथियारों को लाकर सोयू के हाथ में दे देते हैं, जिस पर खून लगा था। चकुरो और बाकी सब भी दुश्मन शिप स्काईलॉस पर पहुंच चुके होते हैं। उसने देखा लाइकोस की शिप और स्काईलॉस की स्मेल बिल्कुल मडवेल से मिलती है। जब वो उस पल में खोए हुए थे, तब दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, पर इस बार सब रेडी थे। कमांडर को भी घुसपैठियों के आने की खबर मिल चुकी है। उसने कहा, मैं जानता हूँ उन सबको सिर्फ नॉस तक पहुंचना है, उन्हें सिर्फ वहाँ लाइकोस ही ले जा सकती है। इसलिए आराफाने ने लाइकोस को साफ मारने का ऑर्डर दे दिया। ओनी और उसके साथी पूरी तरह दुश्मनों का डटकर सामना कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फलाइना में इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन ओनी के सामने वो कहाँ टिकने वाले थे। चकुरो अभी भी अपने इमोशन पर काबू पाने में लगा है, पर सही टाइम पर उसने अपने दोस्तों की मदद करी। अब तो यूरिक्स की भी गिनती बढ़ रही है। मडवेल का थीमिया काइलोस से काफी स्ट्रॉन्ग है। बच्चों ने सोयू से आकर कहा, बहुत सारे लोग हमारी ओर बढ़ रहे हैं, हमारी मदद करो। उसने लीडर होते हुए भी अपनी जान की परवाह नहीं करी और वहां से बाहर आ गया। लेकिन बच्चों के लिए तो हकूजी पहले से वहां था। वो बोला, तुम जोकर जैसे दिखने वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घायल होने के बाद भी उसने दुश्मनों को मार डाला। सोयू को अपने पास आते देख वो बोला, शिप को डुबाना मेरा सबसे गलत फैसला था। मैं मडवेल का अच्छा फ्यूचर देखना चाहता हूँ। लेकिन लिंटोरी उसकी बातें पूरी होने से पहले ही उसकी जान ले लेती है और कहा, ये बुड्ढा मरते वक्त भी नहीं सुधरा। जब सोयू ने तलवार निकाली और बोला, मैं तुम्हें अपने बुजुर्ग की इंसल्ट नहीं करने दूंगा, मगर लिंटोरी जैसी शैतान उस बेचारे पर कहां रहम खाने वाली थी। उसे रोते हुए चेहरे देखकर मजा आता है। लिंटोरी खुद को समझदार कहकर दुश्मनों को पागल बनाती है। उसकी इन बातों को कैप्टन शोहान सुन रहा होता है। वो बोला, तुम जानती हो कि तुम एक मच्छर से भी ज्यादा भिनभिनाती हो। चकुरो और उसके बाकी दोस्त नॉस तक पहुंच चुके होते हैं,
लेकिन वहाँ पर थीमिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए ओनी के साथियों को गेट पर चकोरो अंदर भेजता है। फैसला होते ही सब आगे बढ़ते हैं। वो सब देखते हैं कि स्काइलॉस का नोज काफी खूबसूरत है, नोज के पास काफी खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक ओनी के दोस्त अंदर से एक आवाज आती है। नीबी घायल था, इसलिए उन्होंने चकोरो को आगे बढ़ने को कहा और अंदर आते ही उन्होंने लाशें पड़ी हुई देखी, जिन लाशों का ढेर देखकर लाइकोस रोने लगती है और दुश्मनों के सामने पहुंच जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि ये मेरे भाई का ही आइडिया है। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो लोग लाइकोस को एक चुटकी में मार सकते थे क्योंकि उसे थीमिया का इस्तेमाल नहीं आता, लेकिन टाइम रहते ओनी उनके कमांडर को अपनी चाकू की नोक पर रखता है और बोलता है, अगर तुमने हिलने की कोशिश भी करी तो इसे यहीं टपका डालूंगा। चोकुरो भी वहां आकर सबको टोकुसा और बाकी सबको मरा हुआ देखकर घबरा जाता है, मगर ये टाइम घबराने का नहीं था। उसने लाइकोस का हाथ थामा और उसे लेकर भागने लगा। भागने से पहले ही अराफाने ने चोकुरो को जब मारने की कोशिश करी तो ओनी अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लेती है। जिनसू पर हमला होते देख उन्होंने देखा कि नीबी भाग चुका है। वहीं मडवेल पर एमा एक धुन गुनगुनाती है, जिससे उसके शरीर से कई सारे हाथ बाहर आते हैं और मडवेल के लोगों को थामने की कोशिश करते हैं। उन सबसे एक पॉजिटिव रेडिएशन बाहर आ रही होती है। स्काइलॉस के सैनिक मडवेल के हर एक इंसान को खोजकर उसे खत्म करने के इरादे से आए हैं। उनकी लीडर लिंटोरी सोहान से दो हाथ करने में लगी है। उन दोनों का ही थीमिया काफी स्ट्रांग है। सोयू देखता है जब बच्ची उसके पास आई तो कुछ नरम और आरामदेह हाथ उसे खुद में समाने लगते हैं। ये एहसास सोयू के लिए नया और अपना सा होता है। एमा को देखकर उसके दिमाग में एक पुरानी तस्वीर आई, जहाँ कुछ लोग एक लड़की को कोस कोस कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा करना उसके परिवार के लिए काफी शर्मनाक था। वहाँ खड़ी एक औरत कहती है वो गुलाबी बाल वाली लड़की अपने इमोशन नोस को नहीं दे पाई और ऐसी वो अकेली ही बची थी और उसका नाम था लेंटोरी, जिस पर किसी एनर्जी ने बैकफायर किया था। उसे लोगों के दिलों में जिस प्यार की तलाश थी उसकी जगह नफरत और रोष देखकर लिंटोरी ने अपने दिमाग पर से काबू खो दिया और वो एक राक्षस बन गई। वो सोहान से लड़ते वक्त एक ही बात दोहराती है, मुझे हर इंसान से प्यार है जिसके दिल में दुख और नफरत है। सोयू ने लिंटोरी और लाइकोस का एग्जाम्पल दिया। इस बीच सोहान जोरदार हमले से उसे घायल कर देता है और सोयू कहता है, तुम उस पर कैसे तरस खा सकते हो जिसने तुम्हारे ही लोगों की जान बचा ली है। इसी बीच लिंटोरी खड़ी होती है और कहती है, तुम जैसे मासूम लोगों की वजह से ही तुम्हारे मडवेल के वासी मारे जाएंगे। और उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा खुशी का एहसास होता है। सोहान खुश था क्योंकि वो जानता था कि लिंटोरी का दर्द देखकर वो उसे अच्छा महसूस कराएगा। एक ही जोरदार वार से सोहान ने लिंटोरी की हालत बिगाड़ डाली। वो रेंगते हुए थोड़ा आगे बढ़ती है और चिल्लाते हुए रोने लगती है। सोयू कहता है, शायद अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें बाकी सबको बचाने पर ध्यान देना चाहिए। जब लिंटोरी घायल हालत में थोड़ा आगे आती है तो उसकी नजर अपने लोगों पर पड़ती है। कुछ बच्चों ने जब उसे देखा तो वो उस पर तरस खाने लगे। लिंटोरी ने जैसे ही उनके साथ खेलने की बात करी तो उन बच्चों ने एरो से उसे वहीं खत्म कर डाला। मरते हुए उसके लिए दुनिया का हर इंसान सरफिरा है जो उसे आज तक समझ नहीं पाया। एमा वहीं पर बैठी उसे मरते हुए देख रही होती है। उस बीच कीचा का एक साथी आकर बोला, अगर दुश्मन तुम्हारे पास आए तो तुम क्या करोगी? असल में उन्होंने दुश्मन के सिपाही को पकड़ रखा है। कीचा बोली, बाकी सबका भी यही हाल होगा। जब उस सफेद बाल वाली लड़की ने ओनी और नीबी के बारे में पूछा तो उनके दोस्त सिकोन और सीको को वहां आ जाते हैं और कहते हैं, नीबी को तो हमेशा ओनी की आड़ में छुपने की आदत पड़ चुकी है। उनका मानना है कि जब नॉन यूरिक्स जैसे कमजोरों को युद्ध में जाने दिया जाएगा तो हम बोवेल्स को इतना हक क्यों नहीं कि हम अपने देश के काम आ सके। उन्होंने कीचा और दूसरे खड़े अपने साथियों को नॉन यूरिक्स का पालतू कहा है जो सोयू के ऑर्डर्स पर दुम हिलाते हैं। कीचा इतने में रोते हुए कहती है, ओनी युद्ध में सिर्फ इसलिए उतरा क्योंकि वो खुद जानता था क्योंकि कैप्टन ने ओनी की जान नहीं ली, इसलिए आराफाने ने उसे ही धमकी दे दी। वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये बच्चा खुद को फलाइना का राक्षस समझता है। तुम शापित लोग अपने शाप से अभी अवगत नहीं हो और ना ही तुम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जानते हो। शायद तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी क्यों है। उसने लाइकोस से कहा, तुम जानते ही हो कि ये लोग उन किरदारों की तरह हैं जिन्हें हमेशा इग्नोर किया जाता है। उसने ओनी के चेहरे को अपनी तलवार से काटते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, मैं तो तुम्हारी जान लेकर तुम्हारे पूर्वजों का शाप तुम्हारे सिर से उतारना चाहता हूँ। वहीं मासू और उसके दोस्त अभी डिफेंस में बिजी हैं। मासू थीमियो को अपनी एक इंजरी को ठीक करता था और सोचता है, मैं सीधा बाहर गया तो मारा जाऊंगा,
इसलिए वो साइड से छुप कर जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कुचिबा पर, जो दुश्मनों के बीच अपनी तलवार लेकर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा दिखता है। उसके मन में तायशा की तस्वीर थी, क्योंकि उसने हमेशा सबकी खुशी और सबका भला चाहा था। वो तो सही टाइम पर मासू ने उसकी जान बचा ली। मासू आकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना थीमिया तो ठीक से यूज तक नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत है मरने की। कुचिबा ने एक दुश्मन का हेलमेट तोड़ा तो उसमें एक छोटी बच्ची थी जो बिल्कुल इमोशंस देख रही थी। मासू ने कुचिबा से तलवार छीनकर उस लड़की को मार डाला। कुचिबा तायशा को याद करके रोने लगती है और कहता है, आज मेरी बेटी होती तो इतनी ही बड़ी होती। आराफाने ने ओनी को मारने के लिए कैप्टन पनोगी को आगे कर दिया, जो अपनी तेज तलवार से उसकी छाती चीर डालता है और तलवार उसके पैर के आर पार हो जाती है। तभी कहीं से एक यूरिक गुस्से में उसकी मदद के लिए कूद पड़ा, जो था नीबी। नीबी ने उसे संभाला, जिसके बाद वो दोनों दुश्मनों का खून बहाना शुरू कर देते हैं। ओनी घायल होता है, पर वो अपनी पूरी ताकत से नीबी के साथ देता है। पनोगी के मरते ही ओनी घुटनों के बल गिर पड़ा और फिर उसने देखा कि आराफाने ने नीबी को शूट कर दिया। आराफाना अपने जोकरों को आगे बढ़कर उनकी जान लेने का ऑर्डर देता है। नीबी ने सामने से आकर ओनी की जान बचाई। उसने ओनी के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। ओनी अपने दोस्त के कातिलों को दूर से ही मार डालता है। आराफाने ने उस लड़के के अंदर नोस का ऑरा देखा, जो चकुरों के पास आने से रोक रहा था। धीरे धीरे ओनी के पैरों के नीचे से धरती फटने लगती है और नोस एक्टिवेट होने लगता है। आराफाने इस सब का दोषी ओरका को बताता है। वो कहता है कि उसे पेड़ों को एक्टिवेट करके हम सबको मुसीबत में डाल दिया। हर तरफ सिर्फ चमकती झाड़ियां और फ्लावर्स ही दिखाई देते हैं और ओनी के शरीर के चारों ओर आग होती है। उसने नीबी और अपने घाव ठीक दिया। अचानक ओनी एक अनजान दुनिया में आ जाता है, जहां नीबी का छोटा रूप बोट में उसके पास आया और बोला, मुझे लगता था कि तुम मरते वक्त मेरा साथ छोड़ दोगे। वहाँ उसके दोस्त भी होते हैं जिन्हें वो टच नहीं कर पाता और आंसू बहाता रहता है। नन्हे नीबी ने कहा, मैंने तुम्हें रोते हुए पहली बार देखा है। और तभी उसकी बोट पर एक पिंक स्मोक आता है, जिसके बाद नीबी अपने बोट लेकर जाने लगता है। ओनी उसे सामने देखकर भी नहीं रोक पा रहा था। उसने आज पहली बार खुद को इतना बेसहारा महसूस किया। नीबी की लाश के गायब होते ही वो बड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें अपने आखिरी वक्त में देखकर मैं खुश हूँ। ये वही आसमान और समुद्र है जिसे हम रोज देखते हैं। ओनी के साथ बिताया हर पल और उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। अगर ओनी नीबी से नहीं मिला होता तो उसके पास आज जीने का कोई कारण नहीं होता। नीबी आसमान की ओर इशारा करता है और बोलता है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और हर पल के साथ नीबी ओनी से दूर होता जा रहा था। उसके जाते ही ओनी जमीन पर गिर पड़ा। चकुरो उसे लगातार इस तरह देख रहा था। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी पर एक परी थी, जिसने अपना नाम ओलिवेंस बताया। वो कहती है, मैं फलाइनार्विस्ट से एक डील करना चाहती हूँ। उसने वादा किया कि अगर चकुरो स्काइलॉस को भी बेहतर करने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे एक अंतरौप देगी, जिससे एमा फलाइना की एक नई शुरुआत कर सकती है। जब चकुरो उसे ठुकरा कर जाने लगा तो ओलिवेंस ने अपने हाथों से उसकी छाती चीर डाली। वो उससे बोलती है, तुम जानते हो हमारा सर हमसे कहता है, इसलिए हमें दर्द महसूस नहीं होता। और पलक झपकते ही चकुरो एक नई दुनिया में होता है। ओलिवेंस ने इमोशन लाने के लिए चकुरो के रिकॉर्ड्स को छीन लिया, जिसमें हर तरीके के इंसान के अलग इमोशंस है। लाइक कोस बेहोशी से जागते ही खुद के बचपन को अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करता महसूस करती है। वो एक पेज को पलटते ही एक नई फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे थे। ओलिवेंस मडवेल की दुख भरी कहानी लिखने के लिए चकुरो को अमर होने का वरदान देती है। चकुरो ने कहा, जो दर्द खुशी उसके दोस्तों ने महसूस करी वो मडवेल की कहानी है। ओलिवेंस उस अंतरौप को चकुरो के हवाले करती है और चुटकी बजाकर उन्हें वापस भेज देती है, ताकि वो एक नई दुनिया बसा सके। अपने दोस्तों को खोना सबसे बड़ा दुख होता है और उन्हीं यादों के साथ हम इस दुनिया से जाते हैं। मडवेल का एक इंसान सामने से आ रही तेजी से चमक को देख रहा होता है। ओलिवेंस अपने वादे के मुताबिक खुद को अंदर समा लेती है, जिससे स्काइलॉस पूरा डूब जाता है और बचते हैं तो सिर्फ चकुरो और उसके दोस्त। अगले दिन वो सभी साथियों को अलविदा कहते दिखते हैं। रिचुअल्स के आंसर वो सभी बॉडीज को फ्लावर्स के बीच रखकर उन्हें समुद्र को दान कर देते हैं और कहते हैं, आप सभी के साथ हम भी मिलने जरूर आएंगे। तब तक के लिए ऊपर वाला आपको खुश रखे। हकुजी के साथ उनमें से कई सारे नॉन यूरिक्स थे, जैसे सोहान की वाइफ साइना। सोहान ने उसे देखने से मना किया और कहा, मेरे लिए उसके कुछ बाल काट कर रख लेना। उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वैसे ही किया जाता है। सोहान की आंखों में एक भी आंसू ना देखकर उसकी माँ कहती है,
न जाने क्यों तुम्हारे अंदर मुझे एक शैतान दिखाई देता है। ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। अब एक बार फिर से मडवेल पर पहले जैसा माहौल होता है। सोयू ओनी के लिए एक दवा लेकर आया, जिसे कीचा को देते हुए बोला, ये इसे पिला दो। लेकिन कीचा नाराजगी भरी आवाज से कहती है, ओनी ये हालत तुम्हारे ही ऑर्डर्स के कारण हुई है। सोयू को तो कभी युद्ध जचता ही नहीं था। उसने हर कदम सिर्फ अपने लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए उठाया था। तभी कुछ छोटे छोटे बच्चे ओनी और कीचा को थैंक्स करने के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। चीफ मैन ने जब लाइकोस से गायब हुए सोल्जर्स के बारे में पूछा तो वो बताती है वो सब जरूर मदरशिप की ओर गए होंगे, लेकिन मदरशिप फिलहाल उसके लिए एक खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी नोस घुसपैठियों से सुरक्षित नहीं है। स्काइलोस का नोस ओरका की एक बड़ी हार साबित होगी। एम्पेरियल सेना और उसका असेंबली मैन एक्लेशिया ओरका एक और युद्ध की इजाजत नहीं देगी, लेकिन लाइकोस को नहीं लगता कि ओरका अपनी हार बर्दाश्त कर पाएगा। वहीं कुचिबा मासू के लिए बैम्बूस ड्रिंक लाया है और बोला, शिनोनो ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब चकूरो का पेट ओलिवेंस का एंट्रोरोपेस खेल रहा होता है, तब वो जिंदा होकर अजीब सा जानवर का रूप ले लेता है और मीटिंग हॉल में इधर से उधर भाग रहा होता है। लाइकोस ने उस खोखले नाम के जानवर को पहचान लिया। मासू बैम्बू ड्रिंक पीकर थोड़ा बहक गया है। वो कुचिबा से कहता है, मेरे प्यारे कुची, तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे कीमती है। तुम मेरे खास दोस्त हो। कुचिबा को अपना नया नाम कुछ खास पसंद नहीं आया। इस युद्ध के बाद मडवेल के हर मेंबर को लग रहा होता है कि वो मुसीबत से छुट्टी पा चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि ओरका को अपने जेस्टर के साथ कुछ प्लान करता देखते हैं। जेस्टर जोकर जैसे दिखने वाले क्लेओन को कहा जाता है। जब उसके रूम में एक लड़की आई तो एक जेस्टर ने कहा, इससे ज्यादा सुंदर तो मेरा टकला है। वो लड़की बताने आई थी एक्लीशिया की जांच शुरू होने वाली है और हंसने के बजाय ओरका को थोड़ा सीरियस होकर सोचना चाहिए। लेकिन इसी बीच हम फिर से एक जानी पहचानी आवाज को सुनते हैं, जो थोड़ी लिंटोरी की। उसके नाम वैसे तो मरने वालों में लिख दिया गया था। मुझे फलाइना में वापस जाना है, जिसके लिए उसके पास एक ही रास्ता है। ओरका का एक जोकर बनकर जाने के बाद लिंटोरी का जेस्टर का मजाक बनाते देख वो जोकर्स उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती खुद जैसा बनाने की बात करने लगते हैं। मडवेल पर इस वक्त बारिश का मौसम जा चुका है, इसलिए वो सब तालाब में नहाने का मजा उठा रहे थे। जिंसू और बाकी सबको एंजॉय करता देख लाइकोस ने सोचा, ये कैसे लोग हैं, कभी खुश होते हैं तो कभी परेशान। उन सब का मानना है कि अगर मन में कभी उदासी हो तो अगली बारिश नहीं आती। और तभी अचानक उनकी नजर करीब आती बोट पर पड़ी। वो इंपेरियल शिप थी। सोयू को लगा क्यों न इन्हें दोस्त बना लिया जाए। उस शिप से कमांडर रोकालिटो अपनी अजीब सेना के साथ बाहर आता है, पर अचानक सोयू बिना कपड़ों के ही उनके सामने आ गिरा और बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसकी ये हरकत देखकर रोकालिटो आगे आता है और बताता है, सुनो जंगली लड़के, तुम साइडर्सिया राज्य के राजकुमार से बात कर रहे हो। रोकालिटो का नाम इतना लंबा था, फिर भी सोयू ने एक बार में याद करके उसे इम्प्रेस कर दिया। इन सबके बाद सोयू को याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने। रोकालिटो कहता है, परेशान मत हो दोस्त, तुम जैसे भी हो हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। वैसे भी वस्त्र तो एक मोह माया है। गलती से सोयू ने मडवेल और साइडर्सिया को बराबर बोल दिया तो रोकालिटो उसकी खोपड़ी पर अपनी बंदूक रख देता है और बोलता है, कमजोर बंदर जैसे दिखने वाले बेवकूफ, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। पर सोहान उसे अपनी थीमिया से डरा देता है। वैसे भी रोकालिटा के लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तभी उसकी एक छोटी साथी को भूख लगने लगती है तो सोयू ने बढ़िया दावत का इंतजाम करवा दिया। खाने की खुशबू रोकालिटा के दिल को छू गई। उसने कुछ बैम्बू शॉट्स अपने साथ सिब्रेसिया ले जाने का फैसला किया। उसने कहा, जल्दी इस शिप को हमारे आइलैंड की ओर ले चलो। कुचिबा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम मेहमान होने का फायदा नहीं उठा सकते। अगर हमारे पास इतना खाना होता तो हम इस तरह दाने दाने के मोहताज ना होते। जब से मेहमान आए हैं तब से लाइकोस काफी अजीब बिहेव कर रही है। शाम के वक्त कोका कोला ढूंढकर एमा के पास आ जाता है। चकुरो ने उसे बता दिया कि ये उसे ओलिवेनेस ने दिया है, लेकिन चकुरो नहीं जानता कि ये उनके लिए कैसे फायदेमंद है। एमा ने कहा, अब ये कोकालो हमारी जिंदगी बदल कर रख देगा, जिसके बाद पूरे आइलैंड पर नई एनर्जी दिखती है जो मडवेल के हर कण कण को अपनी चमक ऊर्जा से भरने लगती है। एमा ने बताया, काइलोस और लाइकोस की शिप की तरह फलाइना के पास अपनी राह दिखाने वाला नहीं था और कोकालो ही आज से फलाइना की मनोज के लिए काम करेगा। इतना कहते ही एमा गायब हो जाती है। उस रात हर मडवेल निवासी ने एक सपना देखा कि एक छोटी बच्ची उनके कान में आकर एक मधुर प्यारा गीत गाती है, जिसे सुनकर सबका दिल भर जाता है। इसके बाद हम चलते हैं एक्लीशिया की मीटिंग में। ओरका को बुलाया जाता है और ऑफिशियल्स उससे कहते हैं, हमने तुम्हें फलाइना के शाप के सिलसिले के चलते बात करने को बुलाया है। आज ऐसा क्या हुआ जो स्लाइडर्सिया जैसे राज्य वहां जाकर दोस्ती कर रहे हैं।
फलाइना के आज भी जिंदा होने के कारण सिर्फ एक ही इंसान है और वो हो तुम खुद। जब 90 साल पहले उन लोगों को यहाँ से निकाला गया था, उसे बच्चे एक कहानी समझाते हैं, लेकिन तुम्हारी गलती के कारण ये सच सबके सामने आकर रह गया। अथोपिया के कमांडर ओरका के साथ साथ अब आराफाने को भी सजाए मौत दी जाएगी। ये सुनकर ओरका हंसने लगता है और बोलता है, ऊपर वाले ने हमारी एविल शक्तियों को खत्म करने के लिए ऊपर से स्वर्ग का छोटा टुकड़ा भेजा था, जिसे हम काटरथेरियों की बारिश भी कहते हैं। जब दुष्टों का नाश हुआ तो अलग अलग नौ सामने आए, जिसके बदले में लोगों को अपने इमोशन उन्हें देने पड़े। और ये वही दौर था जब दो किस्म के लोग बने, पहले यूरिक्स और दूसरे नॉन यूरिक्स। लेकिन डायमंड्स को तो अक्सर लोग भूल जाते थे, जो नॉस की शक्ति को इस्तेमाल करने वाले महान योद्धा होते थे। फलाइना में रहने वाला ओनी खुद एक डायमोन है। ऐसे ही डायमोन्स महान शख्स के दुश्मन हैं, जिनका जन्म शापों की उत्पत्ति के बाद हुआ है। ओरका ने कहा, और इस आराफाने के बच्चे का क्या? और उसका मजाक उड़ाया और उसे टॉर्चर किया, और ये खुद को मासूम बताता है। ओरका के कुछ करने से पहले ही आराफाने ने उसे शूट करने की कोशिश करी। ओरका अपने खून से सना हाथ ऊपर उठाकर कहता है, जल्द ही दूसरा कटारियों की बारिश फिर से पड़ने वाली है। ये दुनिया फिर से एक और बार शुद्धता से भर जाएगी। फिर और भी डायमंड का जन्म होगा, और तब कौन कौन उसका सामने करने वाला होगा, कौन नोस की रक्षा करेगा। ओरका डायमंड्स को खत्म करने की जिम्मेदारी खुद लेता है, जिसकी इजाजत उसे दे दी जाती है। अपोथिया का करंट कमांडर आतशाली भी ये देख रहा था। वो ओरका से कहता है, इतना गिड़गिड़ाने के बाद ये मत समझना कि अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो चुकी है। ओरका ने कहा, तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस मुझे वारशिप कॉरकोरियस ले जाने दो। मैं तुमसे अच्छी खबर सुनने की उम्मीद करता हूँ। चकूरो कल रात वाले सपने के बारे में सोयू और लाइकोस को बताता है, लेकिन नॉन यूरिक्स को कोई ऐसा सपना नहीं आया। थोड़ी देर बाद सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक प्यार भरा गीत गाते हैं, और कोकालो अपने ऑरा के चारों ओर फैलाना शुरू करता है। जिसके बाद मडवेल चलने लगता है। वो सब एक ऐसे पक्षी की तरह थे जो खुले आसमान में भटकते रहते हैं, पर शोहान को खुशी है, कम से कम ये शिप हिला तो सही। चकूरो लाइकोस को उदास देखकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम नए मेहमानों से मत डरो। उनके आने के बाद से ही सब कुछ अच्छा होने लगा है। सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। सोयू ने कहा, अब मडवेल एम्पायर की पहुंच से काफी दूर जा सकता है। रात के वक्त रोकुलिटो गुस्से में सोयू के पास आता है और पूछता है, ये बताओ कि तुम्हारे मडवेल पर बाकी शिप से ज्यादा यूरिक्स कैसे रह सकते हैं, जबकि यूरिक्स का लाइफ स्पैन हर जगह सेम होता है। तो सोयू बोला, मैं इस वक्त ओनी के लिए मेडिसिन बनाने में लगा हूँ। बेहतर होगा तुम आवाज नीची रखो। रोकोलिटो के पास पूरे ओशन का एक मैप है। साइबर सिया से निकलने के बाद उन्हें अजीब करंट महसूस हुआ, जो उन्हें मडवेल ले आया। कुचिबा बोला, ओशन करंट को सिर्फ इंपेरियल शिप ही क्रॉस कर सकती है ना। रोकुलिटो बताता है, तुमने हमें कम समझा है क्या? अब से हम भी मडवेल की प्रोटेक्शन का जिम्मा लेते हैं। जब रोकुलिटो लाइकोस के सामने गया तो उसने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। आखिर बात क्या है? लाइकोस उसे थीमिया और नॉस के बारे में सब कुछ बता देती है। वहीं चकूरो भी उससे मिलने वहां आ पहुंचा और ओनी बातें सुनने लगता है। तभी लाइकोस ने कहा, फलाइना जिंदा रहने के लिए जो भी कहती है वो है यूरिक्स की बची हुई जिंदगी। ये सुनते ही चकूरो के होश उड़ गए। वो वहां से भाग जाता है। कौंसिल को भी इस बात की जानकारी थी, पर उन्होंने ये बात सामने नहीं आने दी। चकूरो जब सो रहा था तब उसने कुछ लोगों की आवाज सुनी। बाहर जाकर वो शिनोको और शिकोको को देखता है, जिन्होंने मडवेल का लीडर खुद को घोषित कर दिया और अपना झंडा भी लगा दिया। वो लोगों से कहते हैं, तुम सब ऐसे लोगों की आड़ में कैसे जी सकते हो जो इस आइलैंड को किसी भी बाहर वालों के हाथों में दे रहा है। हालांकि लोग उनके इस फैसले के खिलाफ हैं। शिकोको ने पूछा, क्या तुम उन यूरिक्स की गिनती बता सकते हो जो जंग में मारे गए? आखिर तुम याद भी क्यों ही रखोगे? हालांकि हकुजी के अलावा काउंसिल का हर मेंबर जिंदा है। वो लोग कर ही क्या सकते हैं जिनके पास खुद का थीमिया तक नहीं है। वो दोनों लोगों को नॉन यूरिक्स के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं और पर्पल विंग नाम की अपनी ही टीम बनाने की बात करते हैं। पर तभी ओनी अचानक आकर शिकोको का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कीड़ों से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। लेकिन उन्होंने ओनी पर ही पलटवार किया और कहा, ढेरों लोगों को मारने वाला मॉन्स्टर आज शांति की बात कैसे कर सकता है? वो थीमिया की इज्जत को बचाने के लिए ओनी पर जोर जमाने की कोशिश करता है ताकि वो उनके साथ आ जाए। लेकिन ओनी के अंदर की शक्ति जागने लगी है और वो उनका झंडा तोड़ देता है और कहता है, अगर आप लोग लड़ नहीं सकते तो तुम्हारे लिए नीचे दिखाने वालों का तुम्हें कोई हक नहीं। वहीं सोयू से चकूरो और उसके दोस्त मिलने आते हैं। वो सब मासू का हाल लेने आए थे क्योंकि बैम्बू शूट पीकर वो काफी टाइम से सो ही रहा है। तभी उसकी आंखें खुली तो कुचिबा को मासू बोला, मुझे तो लग रहा था कि मैं एक साइकिल में फंस चुका हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खून बनाना इतना जरूरी क्यों है।
ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने मरे हुए हर एक इंसान की तकलीफ एक रात में भोग ली हो। लेकिन उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यही मेमोरीज मासू को लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसी बीच हम चलते हैं ओरका की तरफ जो कहीं पर जा रहे होते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं कई सारे गार्ड्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। वहीं पर लिंटोरी भी होती है जिसने एक जेस्टर जैसा हुलिया बनाया हुआ था। वो गाना गाते हुए उन सबकी गर्दन उड़ा डालती है। किसी ने आतशाली समझकर उन पर हमला किया। लिंटोरी ओरका के पैरों में बैठकर कहती है, मालिक किसी तरह मुझे फलाइना ले चलो, मैं वहाँ के लोगों के साथ अभी और मजे करने चाहती हूँ। ओरका और इत्साली के पास पहुंचकर उसे बताता है लिंटोरी को एम्पेरियर ने सारेक्स दिया था जो कि नॉस का मांस होता है और तब से ही उसने अपने इमोशन वापस पाने शुरू कर दिए हैं। ओरका ने आतशैली से कहा, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली में सारेक्स काफी शेयर किए जाते हैं। वो कॉर्कोरियस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ओरका ईथिया से शादी कर लेगा तो वो इस शिप से मुक्त हो जाएगा। रास्ते में ईथिया पूछती है, आप आतशैली को दुश्मन क्यों बनाना चाहते हो? ओरका का पहला निशाना फलाइना और डायमंड ओनी है, जिसके बाद वो एम्पियर नोस को अपने काबू में कर लेगा और अटोपिया को दोबारा बसाएगा। दूसरी ओर सोयू और बाकी सब प्रेयर कर रहे होते हैं जो थी मासू की आत्मा की शांति के लिए। सबकी तरह उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चकुरो फिर से अपने आंसू नहीं रोक पाता। मासू के लिए सबसे ज्यादा लोग आंसू बहाते हैं। सुहान ने ओनी को देखकर कहा, तुमने रोने वाला मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम इन सब चीजों से अपने आप को दूर ही रखोगे तो इमोशंस पर काबू कर पाओगे। सोयू उस रात मडवेल की सच्चाई जानने के लिए हर किताब छान मारता है। आखिर यूरिक्स की सच्चाई क्या है? लाइकोस इस वक्त दुखी है। उसे रोता देखकर एमा उसे दिखाई पड़ती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये दर्द चाकू मारने के दर्द से भी ज्यादा होता है। एमा उसका हाथ उसे उसी जगह पर ले जाने की बात करती है जहाँ पर कोई दुख और दर्द नहीं होता और लाइकोस के मना करने पर गायब हो जाती है। चकुरो जब छोटा हुआ करता था तो उसके दादाजी सैंड आइलैंड के बारे में उसे कई कुछ बताया करते थे। इस वक्त चकुरो अपने बिछड़े हुए दोस्तों को भी याद करता है। सुबह हम देखते हैं कि सोयू ने कुछ फैसला किया है जिससे यूरिक्स भड़क भी सकते हैं। इसके लिए सबको एक बार फिर से असेंबली में बुलाया जाता है। चकुरो सब कुछ नोट डाउन करने के लिए अपनी डायरी के साथ रेडी था। शायद सोयू का फैसला एक मुश्किल फैसला था जिसे सुनाने के लिए उसका दिल काफी भारी हो रहा था। चकुरो जब सब कुछ रिकॉर्ड्स लिख ही रहा होता है तभी सोयू उसके सामने आ जाता है और कहता है, मुझे याद है कैसे लगता है कि जब एक नौजवान यूरिक्स अपनी जिंदगी खो देता है। मुझे ये भेदभाव कभी पसंद था ही नहीं। वहीं कीचा ओनी को ढूंढते हुए शोहान के पास आ पहुंचती है ताकि वो सोयू की बातें सुन सके, लेकिन ओनी सबके जैसा नहीं है। वो किसी की गुलामी कभी पसंद नहीं करता। तभी ओनी वहां आ जाता है और शोहान से कहता है, तुम्हें मेरे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए। सोयू की स्पीच चल ही रही थी पर तभी शिनोको और उसका भाई भी वहां आ जाते हैं और फिर से लोगों को नॉन यूरिक्स के खिलाफ भड़काने लगे। उन्होंने एक पत्थर उठाकर सीधा सोयू के सिर पर मार दिया। जिनसु पर वार होने से पहले ही ओनी ने उसे आकर बचा लिया और कहा, जो भी यूरिक्स जंग में मारा गया वो अपनी मर्जी से जंग के लिए उतरा था। मुझे भी उतना ही बुरा लगा जितना सबको लगा। सोयू ने कहा, ताइसा और हकुजी का भी कुछ ऐसा ही मानना था। तभी अचानक मडवेल पर भूकंप आने लगता है। ये समुद्र में मची खलबली के कारण होता है। चकुरो ने लाइकोस को मरने से बचाया पर वो चकुरो से माफी मांगने लगी और बोली, मुझे सामी नीबी बाकी सबकी मौत के लिए काफी दुख है, लेकिन ये वक्त दूसरों पे इल्जाम लगाने का नहीं था। सोयू ने जल्द से जल्द शिप को दूसरी दिशा में मोड़ दिए। के बाद कोकालो अपनी एनर्जी को फिर से फैलाकर पलायना को दिशा दिखाता है। बाकी सबने भी उसकी मदद के लिए प्रेयर्स शुरू कर दिया। सोयू ने ओनी के साथ में रहने को कहा ताकि साइबर सिया पर पहुंचते ही वो और दोस्त बनाए। आखिर उसे भी अपने लोगों का लीडर बनाकर उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना है। ओरका और ईथिया भी अपनी नई शिप पर पहुंच चुके हैं। वो फलाइना को काबू करने के लिए काफी एक्साइटेड है। मडवेल इस वक्त स्ट्रॉन्ग करंट से घिरा हुआ है जिन्हें केज ऑफ फलाइना भी कहा जाता है। वही करंट उन्हें साइबर सिया भी पहुंचाएगा।